साथियों, इस सेशन में हम एक और सेक्शन का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 21H, और इसमें हम अध्ययन करेंगे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आप परिभाषा देख रहे होंगे कि परिभाषा में काफ़ी विस्तार है। तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि कानून ने खाली ये क्यों नहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इसका कारण ये है कि सरकार केवल एक रूप में काम नहीं करती, बल्कि सरकार कई प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करती है। इसलिए कानून ने इस परिभाषा को 4 अलग अलग भागों में स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले क्लॉज 1 को लेते हैं। यदि कोई औद्योगिक गतिविधि सीधे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित हो रही है तो वह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जाएगी। जैसे यदि कोई प्रोडक्शन या कोई औद्योगिक इकाई सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन संचालित हो रही है तो वह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की श्रेणी में आ सकती है। दूसरा क्या है, क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या है, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन। कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लिए एक स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन बनाती है। यह कॉरपोरेशन किसी खास कानून के माध्यम से स्थापित होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यदि ऐसी कॉरपोरेशन किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है और उस पर गवर्नमेंट की ओनरशिप या कंट्रोल है तो वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जाएगी। अब तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। क्लॉज 3 देखिए, यहाँ कहा गया है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की परिभाषा दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। इस कानून के अनुसार गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहाँ सरकार की कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL या ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये कंपनियां कॉरपोरेट फॉर्म में काम करती हैं, लेकिन सरकार की मेजॉरिटी ओनरशिप के कारण इन्हें गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। क्लॉज 4 को समझते हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन। कई बार कुछ संस्थाएं कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में तो होती नहीं, लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग पर आधारित होती हैं, तो ऐसी संस्थाएं भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मानी जाती हैं, जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि ऐसी संस्थाएं औद्योगिक या तकनीकी गतिविधि कर रही हों और उन्हें गवर्नमेंट से सब्सटेंशियल फंडिंग मिल रही हो तो वे भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की श्रेणी में आ सकती हैं। अब ओनरशिप एंड कंट्रोल। सवाल है कि कानून में ओन्ड और कंट्रोल्ड दोनों शब्द क्यों लिखे गए हैं। मान लीजिए किसी संस्था में सरकार की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट और पॉलिसी कंट्रोल सरकार के हाथ में है, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार का प्रभाव नहीं रहेगा? बिल्कुल होगा। इसलिए कानून ने ओनरशिप और कंट्रोल दोनों को आधार बनाया। अब ले लेते हैं ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ये क्यों लिखा हुआ है। यदि किसी संस्था को सरकार से केवल आंशिक फंडिंग मिलती है तो क्या वह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगी? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फंडिंग सब्सटेंशियल है या नहीं। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का अर्थ केवल प्रतिशत से तय नहीं होता। ये देखा जाता है कि वास्तविक संचालन में सरकार की वित्तीय भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि परिभाषा पेटेंट लॉ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। पेटेंट एक्ट में कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट यूज़ ऑफ इन्वेंशन, कंपलसरी लाइसेंसिंग, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोविज़न। तो इन प्रोविजंस को लागू करने के लिए ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन सी संस्थाएं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हैं। तो साथियों, इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग केवल सरकारी भवन नहीं है। यह वह हर औद्योगिक इकाई हो सकती है जहां सरकार की ओनरशिप हो, कंट्रोल हो या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस मौजूद हो। तो कानून क्या स्पष्ट करता है ताकि अधिकार और दायित्व में भ्रम न हो। और पेटेंट लॉ हमें क्या सिखाता है कि केवल नाम देखकर निर्णय नहीं किया जाता। कई बार कोई संस्था प्राइवेट कंपनी जैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर उसका वास्तविक नियंत्रण सरकार के पास है तो वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो सकती है। तो न्यायालय भी कई बार यही सिद्धांत अपनाते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी ये देखा जाएगा कि वास्तविक नियंत्रण और वित्तीय प्रभाव किसका है।
केवल नाम या संरचना से ये निर्णय नहीं होगा, और यही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की वास्तविक विधिक भावना है। साथियों, अब हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन में।